अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान पिनल कोड 489F जो कि फ़ेक बैंक चेक केस के हवाले से है। जैसे आप जानते हैं कि लोग चेक दे देते हैं बिज़नेस के लिए, वारंटी के लिए और दीगर मामलों के लिए बैंक चेक को यूज़ किया जाता है। तो फिर इसके जो मामलों को देखते हुए लोग केस दायर करते हैं F489। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि F489 केस है, इसमें कौन से फैक्ट्स हैं, इंक्वायरी प्रोसेस और दीगर अलूज़मात, और आप सभी के साथ मैं सबका जजमेंट भी शेयर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू की हामिल है। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन F489 चेक की रकम से कतई नज़र लागू होता है, लिहाजा थोड़ी सी रकम के लिए भी FIR दर्ज कराई जा सकती है अगर जुर्म के तमाम अनासर पूरे हो जाएं, यानी बेईमानी से जारी करदा चेक कर्ज या जिम्मेदारी की अदायगी के लिए और बेइज्जत किया गया, कानून में कम से कम रकम की कोई हद मुकर्रर नहीं। अगर चेक 100 रुपये का भी है तो उस पर भी वैल्यू क्या होती है, अगर 1000 का क्या वैल्यू होती है, इस पर मुकम्मल तफसीलात देना चाहूँगा बोथ ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू में, ताकि वो तमाम व्यूवर्स जो किसी भी लैंग्वेज को, उर्दू या अंग्रेज़ी को, जो भी सूटेबल है इनके माइंड मेंटालिटी के लिए, उसके मुताबिक जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो आप सबके साथ मैं अपडेट कर दूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और सिविल और फौजदारी मुकदमात में बहुत सारी जगहों पर आपको ये मिलेगा और इसके इम्पैक्ट दो तरह के हैं, ठीक है। और जो भी इम्पैक्ट है इन इम्पैक्ट को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। फैसलों और कवानीन से जो कुलियती कानूनी असूल है, जो भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं और जजमेंट के हवाले से जो मैं वो अपडेट करना चाहूँगा। नंबर 1, तमाम अज्जा को पूरा करना ज़रूरी है, यानी तमाम वो पॉइंट किसी केस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के वैल्यू के हामिल हैं जो F489 यानी F489 केस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू के हामिल हैं। पाकिस्तानी पैनल कोड सेक्शन F489 को मतवज्जा करने के लिए दर्जा झेल में से किसी भी, यानी जो भी सभी जुआत का, यानी किसी भी इस तरह केस में अगर आप समझते हैं कि F489 का जनाब ये लागू होता है, तो इसमें जनाब मोहतरम इन लुज़मात का होना, इन सभी लुज़मात का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो केस की अट्रैक्शन है वो ये जाहिर कर सके कि ये जो केस है 489F पे का। इसमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक चेक जारी किया गया था। सबसे पहले ये चीज़ लाजम होना ज़रूरी है कि पार्टी का चेक जो है जारी किया होना लाजम है। पॉइंट नंबर 2 में ये बेईमानी से जारी किया गया था, रात को ये गलत फ़ायदा पहुँचाया या वसूल कदा को गलत नुकसान पहुँचाने के इरादे से। मेन टू से ये प्रूफ करना कि इस बंदे की नीयत क्या थी, डिसऑनेस्टी की, यानी कि बेईमानी की, रॉन्गफुल की, जनाब जिसको किसी भी तरीके से किसी को गलत गाइड करने के हवाले से, कहते हैं ना, किसी को बस दिलासा देना हो, चेक दे दिया, बस वक्त गुजार लिया, उस तरह वक्त गुजारने के बाद बेवकूफ़ बना लिया। तो मतलब कि नीयतन ये था कि इस बंदे को बस अंधेरे में रखना, चेक मिल गया तो उसकी पेमेंट उसको मिल गई, बाद अज़ां से दीगर तरीके से जान छुड़ाने की कोशिश। पॉइंट नंबर 3, ये कर्ज़ की अदायगी या किसी जिम्मेदारी की तकमील के लिए तैयार किया गया था। अब यहाँ पर देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को चेक देता है तो ये लाजम है कि उसने पैसे लिए हों और पैसे वो कर्ज़ की सूरत में लिए थे वो वापस देना चाह रहा है। अब ये चेक पे तो नहीं लिखेगा, लेकिन इसके पास जो है ना वो प्रूफ होना लाजमी कि इसने जो चेक जारी किया है आपके नाम का चेक है, और ज़ाहिर है फिर आप साबित करेंगे कि मेरे पास जो चेक है मेरे नाम का बनाया है, मैंने ऐसे पैसे लेने थे, समथिंग लाइक डैट। पॉइंट नंबर 4, पेशकश पर इसकी बेइज्जती कर की गई। अब क्या हुआ कि जब ये चेक बैंक गया तो वह क्या हो गया, वहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया। उन्होंने कहा जी इनके पास तो पैसे ही नहीं है अकाउंट में, आपको चेक क्यों दिया, तो इसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आप लोग उस अकाउंट चेक को बैंक में लेके जाते हैं, मतलब आप वहाँ से स्लिप लगवा लेते हैं, और ये बैंक की जो मुद्दत है चेक की 6 माह तक आप इसको जनाबे यूज़ कर सकते हैं। 6 माह तक का टाइम होता है इसके डिसऑनर्ड के हवाले से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहाँ तक कि कम रकम जैसे यानी 100 रुपये ईमानी और फ़र्ज शनाख्ती साबित हो पर 500 इन अनासर को मुतमिन करे। मेन टू से कि अगर अमाउंट जो है वो 100 रुपये की भी है या 500 की भी है, इसमें सेटिस्फाइड के हवाले से बात की तो एलिमेंट डिसऑनेस्टी के ये और इसके ऑब्लिगेशन ऑफ पावर के जो वो सारे सामने आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है बदनियाती मरकज़। अब यहाँ पर क्या साबित होता है कि इसकी डिसऑनेस्टी क्या थी, नीयत थी कि जहाँ किसी भी तरीके से इस सामने वाले को बस बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बना के वक्त को गुजार लेना है। तो इसकी नीयत नहीं थी रिटर्न करने की, इसलिए इसने चेक दिया फलां डेट का और इसके अकाउंट में पैसा नहीं था, समथिंग लाइक डैट, ठीक है। मुतदा फ़ैसले, अब ये वो फ़ैसले जो साहब का जजमेंट है जिसकी मैं तफसील शेयर कर रहा हूँ बाय वीडियो। ये जनाब वाले फ़ैसले इस बात पर जोर देते हैं कि बेईमानी करादा महज तकनीकी ख़राबी को दिखाया जाना चाहिए या बैंक की गलती काफ़ी नहीं। अब यहाँ पर देखें कि इसमें खाली टेक्निकल नहीं, बंदा चेक लेके गया तो उसका अकाउंट टेम्परेरी तौर पर ऑफ था, क्योंकि वहाँ पर जो है कि रकम जो है ना वो मज़ीद दायर नहीं की गई या अरसा दराज से बंद था, तो पेमेंट मौजूद है इस बंदे की, लेकिन जनाब वो अकाउंट थोड़ा बैन किया हुआ है। यह बैंक की कोई गलती ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए मुकम्मल तौर पर ये जवाब लाजमी है कि इसका अकाउंट क्लियर है, लेकिन इसमें जनाब पैसे वो जो है ना वो नहीं डालता। तो जो भी इसके हवाले से मल्टीपल जजमेंट है, वो जजमेंट मैंने आप सभी के साथ बाय नेम शेयर कर दी है। अब इसके जो मुद्दे वाले पॉइंट पे आते हैं, कुछ अदालतों ने ईमानदाराना गलतियों की वजह से FIR को भी मनसूख कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, एक बंदे ने चेक दिया, उसकी नीयत थी पैसे देने की, ठीक है, लेकिन अब वो देखें ना NTN का मसला आ गया या अकाउंट वेरिफिकेशन का मसला आया,
तो आफ्टर फ्यू टाइम उसके सामने चीज़ें आ गई। अब उसी मंथ का चेक था, उसी मंथ में बैंक ने टेक्निकल फॉल्ट में इसको डाल दिया, पैसे हैं लेकिन इन फॉल्ट के लिए करने के बाद मिलने, तो यहाँ पर जो है ना वो केस भी डिसऑनर हो जाता है इसका। जैसे कि जब कोई चेक मुश्तरक था या कारोबारी था या कारोबार से मुतल्लक था और धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं था, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, उसकी मुकम्मल नीयत थी चेक देने की, चेक दिया पैसे देने की। लेकिन यहाँ पर जो इशू आ गया है वो टेम्परेरी तौर पर जो सिस्टमेटिकली इशूज़ हैं, इसी बेस पर जो है ना उस केस को मुस्तरद भी किया जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे कह सकता है कि मेरा अकाउंट ओपन है, ठीक है, मेरे अकाउंट में रकम भी मौजूद है, मैंने उसको चेक भी दिया था और वो रकम मैंने अकाउंट में रखी भी हुई है, लेकिन ये टेम्परेरी इशू होने की वजह से जो कि मामला तय मैं आपको पैसे रिटर्न दे दूँगा स्किल करने का, तो कोई इशू नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बतौर दफ़ा बैंक की खराबी, यहाँ बैंक एरा और इसके डिफेंस के हवाले से बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि अभी हाल में मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसे सामने पेश आई हैं जिस बैंक की टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से किसी को पेमेंट देनी थी, तो वो फिर क्या हुआ जी, आप बैंक का नेटवर्क नहीं है या समथिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेन हेड ब्रांच नहीं है, तो उसमें फिर क्या था, चेक दिया होता, फिर चेक के हवाले से मामले को डिले किया गया। अगर वो शख्स चाहता जोर, आप ये देखें ना यहाँ पे क्या है कि कानून एक मुलज़म को ये साबित करने के दफ़ा की इजाज़त देता है कि इसने बैंक के मुनासिब इंतजाम किए थे, और ये कि एक बार जब बेईमानी का शबा हो जाए तो सबूत का बोझ दर्ज पार पर मुंतकिल हो में जनाब यानी इस पर जो है बैंक की गलती ना थी। अगर तो बैंक की कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं पाई जाती तो उसमें पैसे नहीं है तो फिर तो वही साबित हो गया, वरना जो है ना वो डिफेंस का हक उसका है, वो कह सकता है कि अदालत में कि जैसा मैंने इसको चेक दिया, मेरे बैंक में पैसे भी हैं, और आपको मैं बता दूं कि बैंक की टेक्निकल इश्यूज़ और कोई डॉक्यूमेंट्रियल इश्यूज़ की वजह से जो कि हाल ही में जो है वो रिक्वायर्ड किए हैं गवर्नमेंट ऑर्डर की जानिब से या समथिंग रिलेटेड से कोई भी सिस्टमेटिकली इशू वो बयान कर देता है, तो उसको हक है, तो इस बेस पर भी केस को जो है वो मुस्तरद किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए, FIR का अंतराज आम इख्तियार। जनाब FIR का अंतराज जो है वो आम इख्तियार नहीं है, FIR के लिए जो रजिस्ट्रेशन कॉमन नहीं है, इसको ऑप्शनल रखा गया हुआ है कि पुलिस अक्सर FA489 के तहत FIR दर्ज करती है, जैसा ही मामूली रकम के लिए भी, ठीक है, और बेइज्जती चेक की इतला दी जाती है कि इन्हें ऐसा करने से कानून तौर पर रोका नहीं जा सकता। अगर चेक इज़ाफ़ पर पूरा उतरता है तो FIR दर्ज करना इनके इख्तियार में है। अब देखिए हुआ क्या, एक शख्स ने चेक दिया दूसरे शख्स को, अब वो ये साबित करता है कि मैं पैसे लेने गया हूँ, बैंक में मेरी हुई है बेइज्जती, उन्होंने कहा जी इस बंदे का तो चेक बंद है, आपने किस तरह ले लिया, या इस तरह कुछ भी इशूज़ आते हैं, तो वो अपना बेइज्जती और फ्रॉडिटी के हवाले से मामला को सामने रख सकता है, और इस बेस पर वो जो है वो सारे मामला कर सकते हैं कि इसको पुलिस FIR में 489 पर चेक वो जो है इशूज़ पर जो है वो FIR दर्ज कर सकती। तो अदरवाइज़ जो है ना वो फिर ये राइट नहीं है। अब नेक्स्ट में देखें क्या नतीजा क्या है, इस नतीजे में देखते हैं कि हाँ किसी भी चेक के लिए F489 के तहत FIR दर्ज की जा सकती है, चाहे रकम कितनी भी हो। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पर मुकम्मल सिस्टमेटिकली इशू ना हो, यहाँ पर उसका जो है वो इरादा बेइज्जती और इरादा धोखाधड़ी, इरादा जो है ना वो ये चीज़ें लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, वाकई अहम बात यह है कि आया कानूनी ज़ाब्ते पूरे होते हैं, ख़ास तौर पर बेईमानी का इरादा। अब यहाँ पर देख लिया आपने कि यहाँ पर सीधी बात क्या है, बेईमानी का इरादा। कम कीमत वाले चेक के लिए कोई छूट नहीं, देखिए चेक 500 का भी है तो बेईमानी है, मिड बेईमानी है, उसके लिए भी 489 तय पे है। ये नहीं है कि जनाब ये कम कीमत क्या है तो इसके लिए कोई और वैल्यूएबल होगा या कुछ और चीज़ नहीं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपका चेक इन अनासर पर पूरा नहीं उतरता जो आपने वसूल किया है किसी को इस मद में कि आपने उससे चार्जेस लेने हैं, अगर ये एक दाना गलती थी या गलत फहमी थी या अगर ज़िम्मेदारी दिवानी थी, तो आप FIR अदालत में या कोशिश पटिशन के ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल सेक्शन जो आपके सामने 561 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक, जैसा कि आप लोग जो है PLD 2006 लाहौर 752, ये PLD ये जो है जजमेंट नंबर है, इसमें देखा जा सकता है। आप इस जजमेंट नंबर के ज़रिए देख सकते हैं कि कोर्ट में ये केस था जिसके ऑर्डर के मुताबिक अदालत ने जारी किया, और तजवीज़ करदा इकदाम जो सजेस्ट किए गए एक्शंस के हवाले से वो बताया गया। इसमें ये देखना है कि ये देखने के लिए अपनी FIR का जायज़ा लें कि आया शिकायत मुनासिब तरीके से कर्ज ज़िम्मेदारी और बेईमानी का इल्ज़ाम लगाती है। FIR में ये चीज़ साबित होनी चाहिए कि कर्ज साबित हो रहा है, चेक साबित हो रहा है और उसका इरादा जो है वो बेईमानी साबित हो रहा है। अगर चेक की रकम छोटी है या सैको सबाक दीवानी है, मुझे मुजरमाना इरादे की काम या गलती का काम की बुनियाद पर या कोशिश पटिशन दायर करने पर गौर करें। अब इस चीज़ों पर आपने देखना है कि आप किन फैक्ट पर जो है वो FIR दर्ज करवा रहे हैं, और इन फैक्ट्स को देखते हुए अगर कोर्ट में जाते हैं तो क्या सामने वाली पार्टी जो है वो सिस्टमेटिकली एरा के हवाले से है या उनकी नीयत है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अगर मुकदमे की समाअत की जाती है तो आप बैंक की गलती या अपनी दयानतदारी नीयत को साबित करके दिफा कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के खिलाफ वो कह सकता है जनाब मेरे पास पैसे हैं, मैंने सबमिट करवाया था, सब कुछ किया, अब बैंक की कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये मेरी वजह से जो तो नहीं है, लेकिन बैंक की वजह से सिस्टम क्लियर होता है तो इंशाल्लाह आई विल पे हिम, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, अदालत राइट देती है बात करने का। पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट की तरफ से दिए गए अहकामात के खिलाफ रिट दायरा इख्तियार के बारे में ताज़ा तरीन कानूनी हवालाजात। अब यहाँ पे देखिए दफ़ा 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मजिस्ट्रेट के हुक्म या खिलाफ पर कोई रिट झूठ नहीं है।
ठीक है, कोई भी जनाब की झूठ नहीं है, इस क्लास से क्लियर है सारा मामला। सिंध हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले में यह वाज़ह किया गया कि आर्टिकल 199 के तहत जो सेक्शन 173 CRPC के तहत यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मंजूर किए गए हुक्म के ख़िलाफ़ कोई आइनी दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। मजिस्ट्रेट के ज़रिए पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट से मुतल्लिक जो है मज़ीद जो भी मामला है उसमें जो दायरा अख्तियार है इसके हवाले से जो भी है वेरिफिकेशन की जाती है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ दायरा अख्तियार की खराबी पर काबिल तहरीर या तहरीर के हवाले से बात नहीं है, बल्कि जो भी जुडिक्शनल जो डिफेक्ट्स हैं इसके हवाले से जो है ना मामला को हतमी शक्ल देना लाजमी है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि मातहत अदालतों के हुक्म के खिलाफ रिट पटिशन सिर्फ इसी सूरत में काबिल समात है जब सिर्फ हक़ाइक़ या कानूनी तजाज़त के लिए दायरा अख्तियार की खराबी मौजूद हो। ठीक है, ये तहल है कि दायरा अख्तियार की खराबी मौजूद होनी चाहिए। खुलासा टेबल की बात करें, जो समरी है इस केस की, सैको सबाक किया आप रिट दायर कर सकते हैं। शराइत क्या होनी चाहिए रिट के ऊपर, जो कंटेक्स्ट है आपके जो इस कंडीशन पर आते हैं रिट के, इसमें सेक्शन 173 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिट झूठ नहीं है, दीगर मजिस्ट्रेट के अहकाम मात सिर्फ इसी सूरत में दायरा अख्तियार की खराबी की गलती ज़रूरी है। ठीक है, आला इसमें जो बता दूँ बात यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है इस हवाले से कि जनाब जो अमली जो मजरमात हैं, जो पार्टिकली जो इन्फेक्शन हैं इम्प्लीकेशन, इस हवाले से मैं बात की जाए तो अगर मुंतज़ हुक्म दफ़ा 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हो तो आप इस दफ़ा 199 के ज़रिए चैलेंज नहीं कर सकते। आपका जो इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो इसका इलाज है इसके तहत अपील या नज़रसानी में सारे मामलों को फाइनल करना है। अगर ये मजिस्ट्रेट के हुक्म की एक और किस्म है तो आप रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब कोई दायरा अख्तियारी ख़राबी हो, मसलन दायरा अख्तियार से बाहर का काम करना, बगैर अख्तियार के काम करना, समथिंग लाइक डैट। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब देखिए अगला मरहला क्या है, तजवीज़ करदा अगला मरहला। सो गैस नेक्स्ट स्टेप जो भी मतलब मजिस्ट्रेट के हुक्म का तयन करने के लिए जायज़ा लें, यानी रिव्यू लेना आपने जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर का। इसमें क्या होगा कि आप ये सेक्शन 173 CRPC के तहत हैं, FIR चार्जशीट सैको सबाक कोई रिट नहीं अपील है और नज़रसानी का इस्तेमाल करना है आपने फिर। ठीक है, ये आप लोगों पर ये बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक जो 173 क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन के तहत नहीं है तो ये फैसला करने के लिए आया आर्टिकल 199 दस्तियाब है। दायरा अख्तियार की गलतियों मसला मुकाम अहलियत कानून इख्तियार की जांच करनी है और मजीद फैक्ट्स को लेकर फिर कोर्ट में आप सारे मामलों को पेश कर सकते हैं और अपने क्लेम को जनाब यकीनी बना सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह इस तरह की मजीद वीडियो आप सबके सामने पेश की जाएगी ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में बेहतर हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।